बुक ऑडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लव और आज सुना रहा हूं आपको सूरज प्रकाश जी की लिखी कहानी यह जादू नहीं टूटना चाहिए। अभी केबिन में आकर बैठा ही हूं कि मेरे निजी फोन की घंटी बजी। इस नंबर पर कौन हो सकता है, मैंने हैरान होते हुए सोचा, क्योंकि अव्वल तो यह नंबर डायरेक्टरी में ही नहीं है, दूसरे बहुत कम लोगों को यह नंबर मालूम है। चोगा उठाया। हेलो, इज इट 22666056? लगा कानों में किसी ने मिस्री सी घोल दी हो। बेहद मीठी आवाज, आई एम सॉरी मैडम, रॉन्ग नंबर। मिस्री की सप्लाई बंद हो गई। कुछ ही क्षणों में फिर वही फोन, वही मिठास, वही चाशनी घुली कानों में। एक बार फिर मैंने खनकाया अपनी आवाज को और सॉरी कहकर निराश किया उसे। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अब मुझे भी खीज होने लगी है। लेकिन उस आवाज का ऐसा जादू है कि बार बार टूटने के बाद और सॉरी शब्द सुनने के बावजूद सुनना भला लग रहा है। छठी बार उस आवाज में मुझसे ज्यादा खीज और रुआसापन झलकने लगा फोन पर अभी रोने की आवाज ही आएगी, उस कोकिल कंठी की। उबारा मैंने, एक काम कीजिए, आपको जो भी मैसेज इस नंबर पर देना है मुझे दे दीजिए, मैं पास ऑन कर दूंगा, या फिर आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं पार्टी को कह देता हूं आपको फोन करके देने के लिए। ओह सो नाइस ऑफ यू। क्या करो, बार बार आप ही का नंबर मिल जाता है। प्लीज आप ही जरा इस नंबर पर सिस्टर नवल से कह दीजिए कि वो बांद्रा फोन कर ले, उन्हें बांद्रा का पता है किसे फोन करना है। बाय द वे, आप किस नंबर से बोल रहे हैं? आवाज में वही खुमारी लौट आई है। मैं अनजाने ही अपने प्राइवेट फोन का नंबर बोल गया। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर पूछा गया, करेंगे ना यह कष्ट? ओ श्योर, मैंने आश्वस्त किया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही मैंने ऑपरेटर से दिए गए नंबर पर मैसेज देने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में ऑपरेटर ने कंफर्म कर दिया, मैसेज दे दिया है। हालांकि वह सुरीली आवाज काफी देर तक कानों में गूंजती रही, लेकिन काम, व्यस्तता और केबिन में आने जाने वालों की गहमा गहमी में फोन की बात जल्दी ही दिमाग से उतर गई। तभी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पे बताया, 11 बजे के अपॉइंटमेंट वाली पार्टी आई हुई है, उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा ही है कि वही मिस्री वाला फोन बजा। मुस्कुराया मैं, अब शायद रॉन्ग नंबर ना कहना पड़े। वही है, मेरी आवाज सुनते ही बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कब से परेशान हो रही थी, आपने बात करा दी। शायद वह कुछ और कहना चाहती है, शायद मैं भी कुछ और सुनना चाहता हूं, लेकिन विजिटर आकर बैठ चुके हैं। मैं उस कर्ण प्रिया से कहता हूं, इस समय थोड़ा व्यस्त हूं, क्या आप मुझे बाद में फोन कर लेंगी, यही कोई 3-4 बजे? नेवर माइंड के साथ लाइन कट गई है। अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्थिति ही कुछ ऐसी है। 2:15 बजे वही फोन। मैं सिगार के कश लेता हुआ केबिन की हवा को बोझिल बना रहा हूं। हाँ कहिए, उस समय क्या कहना चाह रही थी आप? कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छे आदमी को धन्यवाद देना चाह रही थी। वह सचमुच बहुत मीठा बोलती है, इसका नाम तो मृदुबा होना चाहिए, सोचता हूं मैं। अच्छा आदमी? हम अच्छे आदमी कब से हो गए? मैं अनजान बन जाता हूं, उसकी सूरत की कल्पना करता हूं। आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, मैंने इतनी बार आपको बिना वजह डिस्टर्ब किया, लेकिन आप जरा भी नाराज नहीं हुए। कई लोग तो दूसरी बार भी वही नंबर मिलाने पर चिल्लाने लगते हैं, जैसे फोन पर ही हाथापाई शुरू कर देंगे। इतनी उजली आवाज को देर तक सुनना अच्छा लगता रहा, वह भी अपनी तारीफ में। बात जारी रखने में कोई हर्ज नहीं लगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात? अगर आप भी मेरी जगह होती तो आप भी यही करती ना। आवाज से तो लगता है 30-32 की होगी। हां करती तो मैं भी यही, इसलिए तो आपको फोन किया। अच्छा लगा। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया। बुरा मानने लायक संबंध भी जोड़ लिया आपने, भाई वाह। वह खिलखिलाई, लगा सच्चे मोतियों की माला का धागा टूट गया हो और सारे मोती साफ सुथरे फर्श पर
प्यारी सी आवाज करते बिखर गए हों। आपकी आवाज में गजब का मिठास है। फाइलें निपटाते निपटाते मैंने कहा, सोचा कहीं जानती तो नहीं मुझे, यूं ही गलत नंबर का बहाना बनाकर मुझे ही फोन कर रही हो, और अब तो यूं कहिए ना, मेरी आवाज फिर सुनने की इच्छा रखते हैं। उसने तरेरा, अरे नहीं, मेरा मतलब यह कतई नहीं था। मैं सकपकाया, सचमुच तारीफ करने लायक आपकी आवाज है। मैंने मन की बात कही थी, चाहने तो मैं भी लगा हूं यह आवाज सुनता रहूं। अच्छी बात है, मान लेते हैं, थैंक्स वंस अगेन। संगीत की लहरियां बज उठी। देर तक चोगा हाथ में पकड़े सोचता रह गया। अरसे बाद कुछ गुनगुनाने का मन हुआ, लेकिन फोन अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था। मैंने ही सिलसिला आगे बढ़ाया, जान सकता हूं किससे बात कर रहा हूं? नहीं, ओस की एक बूंद झप से झरी शांत जल में। कोई काम करने के पीछे तो वजह हो सकती है, ना करने के पीछे कैसी वजह? आवाज में शरारत है। लगा फुर्सत में है, और मुझे भी फुर्सत में मानकर चल रही है। कई काम मेरा इंतजार कर रहे हैं, दूसरे फोन घनघना रहे हैं, मैं इसी फोन को थामे बैठा हूं। क्या सोच रहे हैं आप? यह तो पीछे ही पड़ गई, लीजिए बंद कर रही हूं। और उसने फोन रख दिया। बहुत अरसे बाद, बरसों बाद, किसी ने, वह भी अपरिचित ने, सहज और कहीं से जोड़ती सी बात की है। सारा दिन यस सर सुनने के आदि कान यह सब कुछ कब का भूल चुके हैं। संबोधन से परे भी बात की जा सकती है। यह आज ही महसूस हो रहा है। आवाज का रिश्ता अच्छा लगा। फिर से कल्पना करने लगा, कौन होगी, कैसी होगी, किस उम्र की होगी, क्या करती होगी। अपनी इस फालतू की उत्सुकता पर हंसी भी आई और मजा भी। जमे रहो श्रीमान सुमेंद्रनाथ, प्रतीक्षा करो, वह फिर आवाज देगी। अगले 3 दिन उस आवाज ने दस्तक नहीं दी। हो सकता है दी भी हो और मैं मीटिंग वगैरह में बाहर हूं। बहरहाल इस ओर ज्यादा सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली। खुद से ही पूछता हूं, क्यों इंतजार कर रहा हूं उसके फोन का? मुझे उसकी आवाज ने बांध लिया है। जरूरी थोड़ी है उसे भी मेरी आवाज, बातचीत अच्छी लगी हो, जैसे उसे कोई और काम ही ना हो एक अनजान आदमी से बात करने के सिवा। हमारा परिचय ही कहां है, एक दूसरे का नाम भी तो नहीं जानते, देखा तक नहीं है, सिर्फ आवाज का पुल। कई तरह के तर्क देकर उसके ख्याल को भुलाने की कोशिश करता हूं, फिर भी हल्की सी उम्मीद जगाए रहता हूं, वह फिर फोन करेगी। चौथे दिन सुबह ही वह फोन बजा। मेरी सांस एकदम तेज हो गई। फोन तो वह पिछले 4 दिन से बीच बीच में बजता ही रहा है। उठाया भी हर बार मैंने ही है। बीच में 2-1 बार उसकी आवाज की उम्मीद भी की है, लेकिन हर बार बिजनेस कॉल ही आए। अब लग रहा है वही होगी। थोड़ी देर बजने दिया, फिर आवाज को बेहद संतुलित करते हुए बोला, हेलो, कैसे हैं? पूछा गया। कैसे पता चला मैं बोल रहा हूं? पूछ बैठा। अगर आप सिर्फ हूं ही कहते तब भी मुझे पता चल जाता। उसकी आवाज में निश्चिंतता है। आवाजों की बहुत पहचान है आपको? मैंने परखा। आवाज की नहीं, आपकी आवाज की हो गई है। वह आश्वस्त है। कैसे? मैंने कुरेदा। वॉइस ऑफ अ नाइस मैन? पूछना तो यह चाहता हूं कि 4 दिन कहां रहे, लेकिन बात को आगे बढ़ते देख सब्र किए हूं। कोई जरूरी है हर बात के लिए सर्टिफिकेट दिया जाए? उसने निरुत्तर कर दिया। उसका फोन नंबर पूछने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर कोई भारी बात कह दी तो? मैंने परसों भी फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। ओह, तो ये बात है। मैंने अपनी खुशी दबाई। हाँ, शायद मैं कहीं बाहर होऊंगा सेल्स के सिलसिले में। मैंने एक जवान सा झूठ बोला। क्या बेचते हैं आप? कछुआ छाप, मच्छर अगरबत्ती? हंसी का तेज फव्वारा भीतर तक भिगो गया। अरे नहीं, दरअसल मैं हकलाया। मैं सेल्स इंजीनियर हूं एक कंप्यूटर कंपनी में। मैंने पहले वाले झूठ को कपड़े पहना है। शुक्र है ऐसी लाइन बताई जिसकी मुझे अच्छी जानकारी है, वरना कहीं फिर घेर ले क्या पता। अच्छा, बिका कोई कंप्यूटर उस दिन से? उसने मेरे झूठ के गिरेबान में झांका। हां, कहा तो है, देखें कब तक लेते हैं। मैंने झूठ को सहलाया। जब बिक जाए तो एक कॉफी हमें भी पिला देना मिस्टर सेल्स इंजीनियर। आवाज में कहीं बनावट नहीं है।
मैं हड़बड़ाया। श्योर श्योर, कहाँ, कब, किसे? वह हम खुद बता देंगे। ओके? ओके में विदा लेने की इजाजत कम और सूचना अधिक है। कमरे में मेरा मैं लौट आया, सोमेंद्रनाथ उद्योगपति। एक लंबी सांस ली मैंने और हौले से चोगा रख दिया। दिल के किसी कोने ने उपहास उड़ाया, क्या सूझ रहा है आपको श्रीमान सोमेंद्रनाथ, इस उम्र में ये हरकतें? आजकल मैं खुद में बहुत परिवर्तन देख रहा हूं। हर काम स्मार्टली करने लगा हूं। गाहे बगाहे होंठ खुद ब खुद सीटी बजाने की मुद्रा में गोल हो जाते हैं। कई बार इस वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरी पर्सनालिटी और कपड़ों की पसंद की लोग तारीफ करते ही रहते हैं। फिर भी आजकल इस तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा हूं। मेरे बाल सफेद और काले के बहुत बढ़िया अनुपात में है, सुरमई झलक लिए। चाहने लगा हूं काश ये काले ही होते, जैसे 30-32 साल की उम्र में थे। उस कहे गए झूठ को मैं खुद भी पूरी तरह से ओढ़ने लगा हूं। युवा, स्मार्ट और सेल्स इंजीनियर जो बन गया हूं। खुद को झूठी तसल्ली भी देने लगा हूं। मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। फोन तो वही करती है, मैं तो सिर्फ दिल का वही कोना ताना मारता है। फिर ये युवा बनने का नाटक क्यों? साफ साफ क्यों नहीं कह देते, बहुत व्यस्त आदमी हूं, मेरे पास इन चुचलों के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी जवाब खोज लेता हूं। वह पूछने बताने का मौका ही कहां देती है। आप कॉफी की हकदार हो गई हैं मिस। मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसने अगले दिन जब फोन किया, पी लेंगे, क्या जल्दी है मिस्टर सेल्स इंजीनियर। उसने नहले पे दहला मारा, लगा मेरा मजाक उड़ा रही है। देखिए, मैंने नाराज होने का नाटक किया। मेरा नाम सेल्स इंजीनियर नहीं है, मेरा नाम। ओह अच्छा, तो आपका कोई नाम भी है? वह पूरी तरह शरारत पे उतर आई। हम समझे, इतनी भोली मत बनिए, मेरा नाम जान लेंगे, नाम भी, काहे की जल्दी? उसने जल्दी से मुझे टोका। मैं हैरान हुआ, अजीब लड़की है जो ना अपना नाम बताती है, ना मेरा नाम जानने की इच्छा है, फिर भी फोन करती रहती है। और सुनाइए, क्या हाल है? उसने मुझे अधीर करते हुए पूछा। अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं सीधा बेशर्मी पर उतर गया। क्या जानना चाहते हैं आप? लगा हथियार डाल देगी आज। कुछ भी जो बताना चाहे। मैं उदार हो गया। नाम में क्या रखा है? उम्र? महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती। वजन 72 किलो, कद 5 फुट 9 इंच। फोन नंबर? उसकी आपको क्या जरूरत? चाहो तो सारा दिन फोन लगाए रखूं आपका। और कुछ पूछना है? उसने शातिर खिलाड़ी की तरह पत्ते दिखाए। नहीं, इतना ही काफी है, शुक्रिया। मैंने हार मान ली। फोन रखने के लिए इस बार मैंने पूछा। मुझे नहीं रखनी ऐसी फोनो फ्रेंड जो हर बार खुलने के नाम पर रहस्य का एक और आवरण ओढ़ ले। तय कर लिया, अब बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मेरी नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं चली। मना ही लिया उस मिटबोलन ने। अब फोन भी ज्यादा आने लगे हैं और देर तक चलने लगे हैं। मेरी भी अधीरता अब बढ़ने लगी है। अब छेड़ती नहीं, तंग नहीं करती अपनी उल्टबासियों से। उसने अपना तो सिर्फ नाम बताया है, अड़िमा, लेकिन मेरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सब कुछ उगलवा लिया है। अब मेरा झूठ काफी सयाना हो गया है और खुद बढ़ चढ़ कर अपनी बातें बताने लगा है। 32 वर्षीय सोम, जिसे 4000 रुपए वेतन मिलता है, एक सरदारनी के यहाँ पेइंग गेस्ट रहता है। सरदारनी काफी ख्याल रखती है। माँ बाप दूर एक कस्बे में रहते हैं और हर महीने मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं। दिन का तो चल जाता है, शामें बहुत बोर गुजरती हैं। होटल का खाना भी नहीं जमता रोज रोज। बंबई में 3 साल में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई अभी तक। ये और इस तरह के 20 खूबसूरत झूठ बोले मैंने। ये सारी बातें मैंने उसे क्यों बताई और कब कब बताई मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना याद रहता है कि उसकी आवाज सुनते ही मैं दूसरा इंसान बन जाता हूं। वह पूछती रहती है, कुरेदती रहती है और मैं चाबी भरे बबुए की तरह झूठ की किताब बन जाता हूं। मैंने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की है कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, क्यों झूठ का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहा हूं जिसके आगे मेरे सारे सच बौने होते चले जा रहे हैं। अब मेरा बहुत सा वक्त इसी आवाज की सोहबत में गुजरने लगा है। मेरे ऑफिस का स्टाफ भी मेरे बदले हुए व्यवहार से हैरान परेशान है।
उनका यह खप्ती सर अब बहुत उदार हो गया है। पूरी बात सुने बिना हां कर देता है या जहां कहो साइन कर देता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बरसों बाद मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं देना पड़ रहा है। जिंदगी भर कारोबार करते करते थक गया था, अब सिर्फ पा रहा हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि जो मुझे यह सब कुछ दे रही है कौन है, किस उम्र, तबके या स्तर की है, कभी रूबरू मिलेगी भी या नहीं, या जब मेरे झूठ का यह ढांचा भरभरा के गिरेगा तो क्या होगा। उस अंजाम के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। जानता हूं उसे धोखा देने का दोषी हूं, पर वह भी तो 2 महीने से मुझे उलझाए हुए है। हाँ, एक अच्छी बात है, वह अपने कारणों से अपने बारे में नहीं बताती या मिलने को उत्सुक नहीं है, और अपने कारणों से झूठ की वजह से मिलने को मैं ललायत नहीं। वैसे भी झूठ का कवच अब मेरा ही दम घोटेगा। हमें तो यह भी नहीं पता कि हम एक दूसरे की जिंदगी में कहां फिट होते हैं, या होते भी हैं या नहीं। बस इतना ही सच है कि वह हर रोज पहले से ज्यादा आत्मीय और जरूरी होती चली जा रही है, दिन के हर पल के लिए जरूरी। अब ऑफिस में देर तक बैठना या जल्दी पहुंचकर उसके फोन का इंतजार करना ही काफी नहीं लगता। अपना नंबर ना उसने दिया है, ना मैंने मांगा ही है। उससे बात करते करते पता ही नहीं चला कब 8 बज गए। ड्राइवर, चपरासी, लिफ्टमैन, सेक्रेटरी सब लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सबको इनाम देकर रवाना किया। बिल्डिंग से नीचे उतरा तो पूरा बेलार्ड पियर हल्की हल्की बूंदाबांदी में नहाया हुआ बहुत हसीन लग रहा है। उफ, कितना अच्छा दृश्य, कितना अच्छा मौसम। कई बार इस वक्त या इससे भी देर से ऑफिस से निकलता हूं, लेकिन आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ड्राइवर को भी विदा कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी में भीगते चलना अच्छा लग रहा है। मूड उससे बात करके वैसे ही अच्छा है। मन गुनगुनाने को हो रहा है। शहर का यह हिस्सा इस वक्त सुनसान हो जाता है, लेकिन सड़कों पर जितने भी लोग हैं सब मुझे अपनी तरह खुश लग रहे हैं। आज बहुत चला, बरसों बाद, यूं ही निरुद्देश्य, पुराने दिनों को, पुराने साथियों को याद करते हुए चलते चलते ग्रांट रोड तक आ पहुंचा हूं। सामने एक ढाबा नुमा होटल देख भूख चमक आई है। आज ढाबे में ही खाया जाए। कहीं पढ़ा था, अच्छी जगह खाना हो तो 5 स्टार होटल, अच्छे लोगों में खाना हो तो 3 स्टार या कोई भी एयर कंडीशन होटल, और अच्छा खाना खाना हो तो ढाबे से बढ़िया कोई जगह नहीं होती। आज अच्छा खाना सही, खाना खाकर मजा आ गया। मन ही मन कहीं संकोच भी, या कोई पहचानने वाला या कर्मचारी ही ना देख ले, आशंका निर्मूल रही। ऑफिस में बात कर लेना अब काफी नहीं लगता। काम का हर्जा तो फिर भी मैं सह लूं। खुद को इस तरह सारे दिन फोन पर व्यस्त रखकर खुद को स्टाफ की निगाहों में और नहीं लाया जा सकता। इसलिए मैंने उसे बताया है कि मेरी मकान मालकिन 6 महीने के लिए अपने बेटे के पास लंदन जा रही हैं, इसलिए वह अपना फोन मेरे पास देकर जा रही हैं। इस बहाने मैंने अड़िमा से घर पर बात करने का सिलसिला ढूंढ लिया है। अपने बेडरूम का पर्सनल नंबर दे दिया है, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं उठाता। 5 साल पहले पत्नी की मृत्यु के बाद से पूरी कोठी में वैसे भी मेरे और नौकरों के अलावा कोई नहीं रहता। बेटे जब मेरे पास रहने आते हैं तो अपने अपने कमरे में ही रहते हैं। वैसे भी विदेशों से रोज रोज कहां आ पाते हैं, उनके अपने धंधे हैं वहां पर। घर पर फोन आने शुरू होने से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब मेरी शामें यूं ही बिजनेस पार्टियों में सर्फ नहीं होती, जहां कहा गया एक एक शब्द किसी लेन देन की भूमिका में होता है। अब मैं पूरे एकांत में तसल्ली से उससे बतियाता रहता हूं। हम दोनों की सुबह एक साथ होती है। नौकर के बेड टी लाने से पहले उसकी गुड मॉर्निंग पहुंच जाती है। अब बेडरूम में अदलेटे कुछ पढ़ते हुए उसके फोन का इंतजार करना, फिर उससे बात करना बहुत भला लगता है। मैंने उसे ऑफिस में फोन करने से अब मना कर दिया है। इससे एक बात तो तय हो गई है, वह टेलीफोन ऑपरेटर नहीं है। उसके खुद के कमरे में टेलीफोन है,
और उसे कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। कई बार लाइन बीच में छोड़कर वो गायब हो जाती है, काफी देर के लिए। कई बार उसके घर बार की कल्पना करता हूं। हो सकता है किसी खाते पीते घर की लड़की हो जो शादी का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस उम्र की लड़कियों के तो अजीब अजीब से शौक होते हैं, मसलन घूमना फिरना, बॉयफ्रेंड्स वगैरह। वह तो ऐसी नहीं लगती। यह भी हो सकता है कि टूर पर रहने वाले या बिजी रहने वाले किसी बड़े अफसर या मेरी तरह के उद्योगपति की बीवी हो, जिसने वक्त गुजारने का जरिया ढूंढ लिया हो, इसलिए शायद फोन नंबर नहीं बताती। लेकिन वह जिंदगी से ऊबी हुई तो नहीं लगती। बातचीत से तो यही लगता है जिंदगी जीने वाली, मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड लेडी है। एक दिन पूछा था उससे, क्यों फोन करती हो रोज मुझे? ठीक है, नहीं करेंगे। वह गंभीर हो गई। अरे नहीं, यह गजब मत करना वरना। मैं घिर गया था। वरना क्या? वह वैसी ही सीरियस थी। अड़िमा, शायद मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन जिंदगी में मुझे इतना अपनापन किसी ने नहीं दिया है। यह मैंने सोमेंद्र नाथ का सच बोला। तुम्हारा वहम है। आवाज के रिश्ते से भला कैसा अपनापन दे दिया है मैंने? तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें जानती नहीं। मैंने उसे बात पूरी करने नहीं दी। तुरंत कहा, अड़िमा, मुझे इससे कुछ अधिक नहीं चाहिए। जितना दे रही हो वही देती रहो बस। मैं हाफ गया था। ठीक है, सोचेंगे। खुद पर गुस्सा भी आया। क्यों बनता जा रहा हूं इतना कमजोर मैं? धिक्कार है तुम पर। मन के किसी कोने ने टहोका मारा। एक आवाज के पीछे क्या जान दोगे? मैं सर थाम लेता हूं। उस दिन इतवार था। कहीं जाना था मुझे। तैयार हो रहा था कि बहुत पुराने दिनों की बातें याद आने लगी। माता पिता, भाई, इकलौती बहन, बड़ा हवेली नुमा घर, नौकर चाकरों की फौज, मोटर गाड़ियों में घूमना। लंबे चौड़े कारोबार के बीच पिता से हमारी मुलाकातें हो ही नहीं पाती थीं। लेकिन जब भी वे हमारे लिए वक्त निकालते, हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता। उस दिन पढ़ाई से छुट्टी रहती। पढ़ाई से उसकी याद आई, अपने पहले प्यार की। पहली बार प्यार मैंने अपने ट्यूटर से किया था। अब सोचकर भी हंसी आती है। पता नहीं वो प्यार था भी या नहीं। मैं 9वीं में था और वह बीएससी कर रही थी। शायद छवि नाम था उसका। बहुत अच्छी लगती थी मुझे। गहरा संवलाया रंग। वह पढ़ाती रहती और मैं एकटक उसका चेहरा निहारता रहता। एक बार उसे जबरदस्ती चूम लिया था मैंने। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया था। बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। अगले 3-4 दिन तक पढ़ाने नहीं आई। मुझे बहुत ग्लानि हुई थी, लेकिन कह नहीं पाया था। वह फिर से आने लगी। निश्चय ही पैसों की जरूरत उसे वापस ले आई थी। मैं फिर शरीफ तो हो गया, लेकिन उससे आंखें मिलाकर माफी न मांग पाया था। किसी तरह चुप चुप पढ़ पढ़ाकर सेशन पूरा किया था हमने। फिर कई आए जिंदगी में, कोई हिसाब नहीं। कुछ अच्छी लगी भी होंगी तब, लेकिन अब 50 पार कर जाने पर वह सब कुछ बचकाना लगता है। तैयार होकर निकलने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। कोयल कूकी। मैं बतियाने बैठ गया। बताने लगी रात भर सो नहीं पाई है। कारण बताया, कई दिनों से आयन रेड का उपन्यास फाउंटेन हेड पढ़ रही थी। कल रात पूरा किया। बाप रे, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, विश्वास ही नहीं होता। पहले तो उस उपन्यास को बीच में अधूरा छोड़ नहीं पाई, और अब पूरा कर लिया तो रात भर की नींद गई। एक तो उसके सभी पात्र इतने उदात्त, लार्जर देन लाइफ हैं कि सहज ही स्वीकार नहीं होते, या फिर उनमें ईगो के टकराव। समझ में नहीं आता किसका पक्ष सही है। गले में फांस सी अटकती महसूस होती है। उपन्यास देखा मैंने भी, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं निकाल सका था। बातें घूमते घूमते साहित्य पर आ गईं। ट्रैक बदलते रहे, लेकिन बातों का अनवरत सिलसिला जारी रहा। मैंने बाहर जाना स्थगित कर दिया और कपड़े बदल डाले। शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन लिए। कॉर्डलेस हाथ में लिया और किचन में आया। खुद के लिए कॉफी बनाने लगा। शायद 20-22 बरस बाद अपने लिए कॉफी बना रहा था। खटपट सुनकर बोली, क्या कर रहे हो? जब बताया कि कॉफी बना रहा हूं तो घुड़क दिया, तुम अकेले क्यों पियोगे कॉफी? तुम तब तक पंडित भीमसेन जोशी का नया एलपी सुनो, मैं भी खुद के लिए कॉफी बनाती हूं।
और उसने अपना चोगा रिकॉर्ड प्लेयर चलाकर उस पर रख दिया। उस दिन मैंने सारे नौकरों को भारी इनाम देकर शाम तक की छुट्टी दे दी और पूरी फुर्सत से फोन पर बात करने में जुट गया। हमने शाम के 7 बजे तक यानी लगातार 10 घंटे तक बातें की, अपनी, उसकी, दुनिया जहान की। इस दौरान उसने मुझे 10 खूबसूरत नज़में सुनाई। आयन रेड ने अपनी दूसरी किताब एटलस श्रग्ड में मनी की परिभाषा कैसे की है वे पूरे 24 पृष्ठ पढ़कर सुनाए। 10 कप कॉफी पीते हुए, सैंडविच कुतरते हुए, बियर के लंबे घूंट भरते हुए, अपनी अपनी जिंदगी के भूले बिसरे पन्ने पलटते हुए, डायरियों में बरसों पहले लिखी गई बातें सुनते सुनाते। उस 10 घंटे में हमने एक पूरा युग जी लिया। मैंने खुद की जिंदगी की किताब सेल्स इंजीनियर सोम की जिंदगी की किताब बनाकर फोन पर खोल दी। मैं एक सच को झूठ और दूसरे झूठ को सच बनाकर एक एक पल भरपूर जीवन जीता रहा। उस दौरान हाथ में कॉर्डलेस लिए पूरे बंगले में घूमता रहा। बंगले की एक एक चीज को, जो मेरी तो थी लेकिन जिसे मैं पहचानता नहीं था, छू छू कर उससे अपना रिश्ता कायम करता रहा। अलग अलग वक्त पर दुनिया भर के शहरों से खरीदी अपनी चीजों, किताबों को सहलाकर, झाड़ पोंछ कर फिर से सजाता रहा। फोन करते करते मैंने बाथिंग टब में काफी वक्त गुजारा। उस दौरान मैंने एक पूरी जिंदगी का एहसास पाया। उसकी आवाज मेरे लिए सिर्फ आवाज नहीं थी, एक जीवन मंत्र की तरह कानों में उतर रही थी। मैंने उसके जरिए खुद को पहचाना। उस दिन एक दूसरे के बहुत सारे सच जाने हमने, झूठ पकड़े, बेवकूफियां बांटी और जख्म सहलाए। हमने एक दूसरे के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी बातें, यादें, अनुभव एक दूसरे की डायरियों में दर्ज की गई तब, लेकिन फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी। मुझे भी कोई उत्सुकता नहीं थी, लेकिन उसकी बातों के जरिए, आवाज के पुल के जरिए मैं अपने से अलग अपरिचित किसी अपने के जीवन में उतर गया था। वह मेरे जीवन में बरसों से पसरे अकेलेपन को बुहार गई थी। नए सिरे से जीवन जीने के लिए मेरा घर बार अपनी आभा से आलोकित कर गई थी, बिना मेरे सामने आए, मेरे पोर पोर में अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ते हुए। उस दिन मुझे पता चला था कि पिछले कई वर्ष मैंने खुद के लिए नहीं जिए थे, एक व्यवसायी ने दूसरे के लिए जिए थे। अब वह मेरा, सोम का सारा शेड्यूल जानती थी। क्या खाता पहनता हूं से लेकर क्या पढ़ा से कितना बचाया तक, घर पैसे भेजे या नहीं और पैसे पहुंचने की खबर आई या नहीं तक की डायरी उसके पास है आजकल। मैंने अब तक उस पर अपना राज जाहिर नहीं किया है। एक नन्हा सा झूठ फैलते फैलते अब इतना विराट हो गया है कि मेरा वजूद किसी भी वक्त उसके नीचे कुचला जा सकता है। डर लगता है उस भयावह स्थिति की कल्पना करके। सब कुछ उसे बताकर उसे खोना नहीं चाहता। वह जो भी हो, जिस भी उम्र की हो, उसने कम से कम मेरी तरह झूठ तो नहीं बोले हैं, सिर्फ मौन ही तो रही है अपने बारे में। अब मेरे लिए निहायत जरूरी हो गया कि इस सिलसिले को जारी रखूं। मुझे अभी उसका फोन नंबर नहीं पता, हालांकि जानना चाहता भी नहीं, लेकिन यह सिलसिला अगर उसी ने बंद कर दिया तो? हर सुबह मेरी खिड़की के बाहर खिलने वाला गुलाब किसी दिन नहीं खिला तो? वह जो मन भावन बदली जो रोज मेरे घर आंगन में बरसकर मेरा जीवन सींच जाती है, अगर नहीं गुजरी तो? ये सारे सवाल मुझे अब परेशान करने लगे हैं, लेकिन उसकी निरंतरता और मुस्तैदी फिर मुझे निश्चिंत कर देते हैं। अगर मैं फोन नहीं उठाता तो बात नहीं करती, कुछ पूछती भी नहीं, रख देती है, चाहे 20 बार फोन करना पड़े। बहुत घुमक्कड़ है, कहीं भी घूमने निकल जाती है, जिस भी शहर में हो फोन जरूर करती है। हर बार यही कहती है, कितनी देर से तुम्हारा नंबर डायल कर रही थी, अब याद आया यह नंबर इस शहर का नहीं और शहर तुम्हारा नहीं। मैं हर बार पहले से ज्यादा खुशनसीब आदमी बन जाता हूं। मैंने भी अपने दौरे कम कर दिए हैं। कहीं जाता हूं तो उसे पहले से बता देता हूं, लेकिन दूसरे शहरों के नंबर नहीं देता। उसके फोन के बिना गुजरने वाले दिन वाकई बहुत लंबे और उबाऊ होते हैं। तुरंत लौट पड़ता हूं। जन्मदिन था कल उसका। मुझे पहले से पता नहीं था। पता होता भी तो उस तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है मेरे पास।
कुछ ऐसा संयोग रहा कि ना घर पर मिला मैं, ना ऑफिस में। रात 8 बजे ही बात हो पाई। खुद ही बताया, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले नहीं बता सकती थी। उसी ने तब बताया, आपके विश के इंतजार में कब से कुछ खाया नहीं है। सर पीटने का मन हुआ। उसे विश किया, कुछ खा लेने के लिए कहा। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे एक मौका तो दे दे कुछ देने का। नहीं मिलना चाहती, ना मिले। किसी बड़े स्टोर में मैं उसके लिए गिफ्ट पैक करवा के रख देता हूं, किसी को भेजकर मंगवा ले। लेकिन जिद्दी बिल्कुल नहीं मानी। देर रात तक उसके ख्याल परेशान करते रहे। खुद के लिए भी अच्छा लगा, कोई तो है जो इतना मान देता है। उस शख्स के लिए भी रश्क हुआ, जिसे उसका भरपूर प्यार मिलता होगा या मिलेगा। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी। पिछले 4 दिनों से उसका फोन नहीं आया है। काफी परेशान हूं। खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। बहुत अपना समझता हूं उसे। उसका फोन नंबर तक तो नहीं ले पाया अब तक कि सुख दुख में संपर्क कर सकूं। अब बैठे रहो कुड़ते हुए उसके फोन आने तक। हर वक्त दिमाग पर छाई रहती है। हर वक्त फोन के आसपास मंडराता रहता हूं, घर या ऑफिस में। कल बाजार में पैदल चलते चलते कई बार भान हुआ, उसी की आवाज सुनाई दी हो जैसे। एक दो बार तो पीछे मुड़कर देख भी लिया, लेकिन उस आवाज किसी शख्सियत वाला चेहरा नहीं दिखा। 5वें दिन सुबह फोन किया उसने। थकी हुई आवाज, कहां से बोल रही हो तुम? ठीक तो हो इतने दिन? उसने बात पूरी नहीं करने दी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, अचानक गांव चली गई थी अपने। वहां फोन तो क्या, बिजली तक नहीं है। तुम सुनाओ। क्या सुनाता मैं? चुप ही रह गया। उस दिन हमने शब्दों के जरिए कम और शब्दों के बीच के मौन के माध्यम से ज्यादा बातें की। एक दूसरे को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया, जैसे हम आमने सामने बैठे हों, अंधेरे में एक दूसरे की सांसों की गर्मी को महसूस करते हुए। फोन करने का सिलसिला फिर चला है। आज मेरा जन्मदिन है। सवेरा उसी के संदेश से हुआ। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए जन्मदिन की शुभकामना। हैरान हुआ, खुद क्यों नहीं कर लिया फोन उसने। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर ताज होटल से खूबसूरत बुके पहुंचा। उसकी तरफ से देरी के लिए एक क्षमा याचना के साथ कि कल ऑर्डर देते समय मैडम ने खाली नाम और फोन नंबर बताया था। नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में ना होने के कारण एक्सचेंज की स्ट्रीट सर्विस से खासी दिक्कत के बाद पता मिल गया। ऑफिस पहुंचा तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ा मैडम ने। बंबई की सबसे बड़ी फैशन शॉप अकबर अलीज से फोन आया कि आपके लिए गिफ्ट है, किसी को भेजकर मंगवा लूं या अपना पता दे दूं, वे भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे। अजीब खपती है मैडम, अपना जन्मदिन बताने की जरूरत नहीं समझी और यहां पूरे शहर को शामिल कर रही है मेरे जन्मदिन में। आने दो उसका फोन। मन मारकर अकबर अलीज से पैकेट मंगवाया, एक खूबसूरत ब्रीफकेस। उसमें मेरे मन पसंद रंग का रेडीमेड सूट, शर्ट, टाई, रुमाल, पर्स, पेन, डायरी, सब कुछ है। विस्फारित आंखों से मैं मेज पर फैलाकर सारा सामान देख रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं क्या पहेली है, क्या करूं इन सब का। कहां है पदरिया दिल खमबख्त? आने दो उसका फोन। क्या समझती है खुद को, देखूं मैं भी। दिन भर उसका फोन नहीं आया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बेटों के फोन आए। दुनिया भर में फैले रिश्तेदारों, दोस्तों, बिजनेस पार्टियों के फोन, कार्ड, गिफ्ट आए। पूरे ऑफिस ने विश किया, गिफ्ट दिए। पर वह सारा दिन ढंग से कुछ खाया ना गया। गुस्सा होने के बावजूद उसके फोन का इंतजार करता रहा। नहीं आया। कई निमंत्रण थे, लंच के, डिनर के, कहीं नहीं गया। सीधे घर आकर बेडरूम में लेट गया। तकिए में सिर दिए करवट बदलता रहा। कौन सा बदला ले रही है मुझसे? क्यों नहीं फोन करती है या सामने आती? 33-35 सालों के बाद अचानक मेरी रुलाई फूट पड़ी। छी, एक आवाज से इतना मुंह। मैंने खुद को समझाना चाहा, क्यों बना हूं कठपुतली उस आवाज का? क्यों नहीं उठा देता पर्दा अपने झूठ पर से और मुक्त हो जाता? उस पर भी गुस्सा आता रहा। आखिर चाहती क्या है मुझसे? क्या मैं छोटा बच्चा हूं जो हर बार मैं ही मनाया जाऊं? सोच सोच कर सर फटा जा रहा है। कभी वह मेरे जीवन को फिर से जीवंतता से सराबोर कर देने वाली चांदनी लगती है, तो कभी एक छलावा और मायावी लगने लगती है। हर पल छल रही हो जो मुझे।
अभी आंख लगी ही थी कि फोन बजा। वक्त देखा, रात के 2 बजे। इस वक्त कौन हो सकता है? फोन उठाया। इधर से कोई आवाज नहीं। काफी देर तक हेलो हेलो कहने के बाद भी आवाज नहीं, ना ही फोन डिस्कनेक्ट किया गया। फोन रखने ही वाला था कि वह बोली, नर्सिंग होम से बोल रही हूं, कल रात कार एक्सीडेंट हो गया था। ओह, इससे आगे मैं कुछ कह पाता पहले ही वह बोली, नहीं घबराने की कोई बात नहीं, अभी मरूंगी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। मैं कहां, कैसे, कब जैसे 20 सवाल एक साथ पूछना चाहता हूं, लेकिन शब्द नहीं सूझ रहे, हाथ कांप रहे हैं। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। वह शायद दर्द से छटपटा रही है। पीछे होंठ की आवाज पकड़ पा रहा हूं मैं। क्या कहूं उसे? मौत से जूझ रही होगी, फिर भी पूछ रही है। बर्थडे केक में मेरा हिस्सा रखा है ना? पूछना चाहता भी बहुत कुछ, परंतु मौका नहीं है। तुरंत उसे अपनी कसम देता हूं, नर्सिंग होम का पता देने के लिए। उसने बिना किसी हील हुज्जत के पता बता दिया है। हौले से गुड नाइट कहकर फोन उसने रख दिया है। रात भर सो नहीं पाया। कई बार लगा सुबह हो गई है, उसे नर्सिंग होम देखने जाना है। उससे मिलने का ख्याल आते ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मिल भी रहे हैं तो किस हालत में, कैसे मिलूंगा, क्या कहकर अपना असली परिचय दूंगा? जानता भी तो नहीं वह कौन है। दुर्घटना कितनी गंभीर थी, कहीं ज्यादा चोट ना लगी हो। सारी रात जागे अजागे में बीती। सुबह ही नर्सिंग होम के लिए निकलता हूं। एक तरफ उसकी कुशलता की चिंता है और दूसरी तरफ अपना झूठ पकड़े जाने की दुखदुकी। मन पसोपेश में है। नर्सिंग होम के गेट पर गाड़ी रोककर खुद से पूछता हूं, तो इस मुलाकात के बाद किसका मोहभंग पहले होगा? उसका, जो मुझे नहीं सोम को जानती है, मेरा गढ़ा हुआ एक काल्पनिक चरित्र जो मैं नहीं हूं, या मेरा जो खाली उसका नाम जानता है और कुछ नहीं? नहीं, मुझे उसे इस हालत में तो जरूर ही मिलना चाहिए। गाड़ी पार्क करके रिसेप्शन तक आता हूं। फिर सोचता हूं, उसकी आवाज के बिना रह नहीं सकता। लौटने लगता हूं। मन का कोई कोना ताना मारता है, डरपोक, अपने स्वार्थ के लिए उसे देखने तक नहीं जाओगे क्या? इसलिए नर्सिंग होम का पता मांगा था। फिर लौट पड़ता हूं, सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता हूं। देख लो, अगर सब कुछ यहीं खत्म हो गया तो? उससे आगे नहीं सोच पाता कुछ भी। नहीं, उसकी आवाज के बिना नहीं रह सकता मैं। वह कोई भी हो, मेरे लिए निहायत जरूरी है। उसके ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों के जख्म नहीं, यह जादू नहीं टूटना चाहिए। मैं सीढ़ियां उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता हूं। फिर रुकता हूं और सामने फ्लोरिस्ट की दुकान में चला जाता हूं।